ऑलराइट, हर्षवर्धन जी अब वापस इस पर आइए। ये इलेक्शन कमिश्नर, मित्र तो आप भी हैं, इलेक्शन कमीशन में एक सीईसी रह गए, इस पर क्या विपक्ष का हमला करना सही है? और आम लोगों का भी ये सोचना, यार अकेले सीईसी कैसे चुनाव कराएंगे? अब 3 दिन रह गए अनाउंसमेंट में। हर्षवर्धन जी देखिए मानक जी, वैसे तो चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो 24/7 काम करती है और दुनिया के सबसे बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन वाला ये हमारा आयोग है। दुनिया के 40 देश कम से कम ऐसे हैं जो भारतीय चुनाव आयोग से प्रशिक्षण लेते हैं कि चुनाव कैसे कराएं। लेकिन चाहे एक व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो, अगर कोई व्यवस्था है मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्तों की, तो वो होना ही चाहिए। और अगर अचानक एक चुनाव आयुक्त, हम लोगों का जो अनुमान ही है, पक्के तौर पर तो नहीं पता है, लेकिन जो अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन में चुनाव आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में एक चुनाव आयुक्त अचानक त्यागपत्र देते हैं तो निश्चित तौर पर वो सवाल खड़े करता है। अब उसके पहले ये दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। बाकायदा सरकार ने उसका एक नियम बना दिया है, एक कमेटी बनी हुई है, और जो आपने भी शुरू में बताया कि वो जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब अरुण गोयल ने क्यों त्यागपत्र दिया, क्या किया, और देखिए ये तो बड़ा आजकल कठिन है ना, ढेर सारे लोग, अब उस पर मैं बार बार कहता हूं कि या तो सारे नेता दिल कड़ा करें कि भाई कूलिंग ऑफ पीरियड सबके लिए होना चाहिए। अब ये सब कयास ही है कि कौन कहां चला जाएगा, कौन किस ज्वाइन कर लेगा। वहां एक जज साहब ऐसे गए, ऐसे ही टीएमसी के एक आईजी रेंज थे, वो जब तक रहे, जैसे ही त्यागपत्र दिया उसके तुरंत बाद वो सांसद के प्रत्याशी हो गए। तो मुझे लगता है कि ये तो थोड़ा सा है, मतलब अच्छा, टीएमसी की लिस्ट पर बच सकते हैं, ये तरीका खोजना पड़ेगा। टीएमसी की जो लिस्ट देखी आपने 42 उम्मीदवारों की, आपको उसमें बड़ी बातें क्या समझ में आई? देखिए मुझे लगता है कि एक तो ये कि मैं सबसे पहले तो जो ऐलान जिस अंदाज में किया वो बड़ा शानदार और बड़ा प्रभावी है। मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में किसी ने भी इस तरह से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। हमने देखा है कि जब जाते हैं स्टार कैंपेनर, कोई भी बड़ा नेता, तो मंच पर उस इलाके के जो भी 2, 4, 6, 10 प्रत्याशी होते हैं उनको मंच पर बुलाते हैं, उनका हाथ खड़ा करते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं। लेकिन इस तरह से फैशन शो जैसा, रैंप वॉक करने जैसा, एक साथ 42 के 42 प्रत्याशी, ये ममता बनर्जी की उस, जिसको कहते हैं ना कि आत्मविश्वास को दिखाता है। लेकिन उसमें कई संकट भी खड़े होते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब बाहर से चले आते हैं, आपको गुजराती यूसुफ पठान चाहिए होता है, आपको बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति झा आजाद चाहिए होता है, फिर जिन लोगों के ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं वो आपकी सूची में शामिल होते हैं, जो हिंदू आस्थाओं पर इतनी भद्दी टिप्पणी जिस महिला ने की, मैं मतलब उसको मैं बोल भी नहीं सकता कि क्या किया उसने, उसको भी आप सांसद का प्रत्याशी बना देती हैं। एक महिला जो अभी अभी संसद के लिए अयोग्य हुई, उनको आप बनाती है, ठीक है, आपका ये एक प्रेरोगेटिव हो सकता है। और उसके अलावा सूची आप देखें तय करके, जिनको हम कहते हैं ना कि बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरह से जिस तरह से है, उसमें ममता बनर्जी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिहाज से वो प्रत्याशी घोषित करती हैं। कई प्रत्याशियों पर बहुत गंभीर आरोप हैं, लेकिन ये 2 चीजें, एक तो ये महिलाओं की संख्या घट गई और दूसरा बाहरी प्रत्याशी उनको लाना पड़ा, गुजराती यूसुफ पठान लाना पड़ा, ये चिंता की। अब बताइए तौसीफ, अब गुजराती को क्यों आपने बंगाल में उतारा? आप अमित शाह और मोदी को तो कहते हैं बाहरी आ गए, बाहरी आ गए, आपको भी गुजराती पर भरोसा करना पड़ा? नहीं, देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, बैठे हैं, फेलो पैनलिस्ट भी हैं, तो इनका एक फर्ज बनता है, ये कुछ भी कह सकते हैं कि देखिए इनको यही बात है, इनको बृजभूषण नहीं दिखते, इनको पवन सिंह नहीं दिखते जब आसनसोल से टिकट दे दी गई, जिन्होंने हमारे बंगाल की महिलाओं को कह दिया कि बंगाली माल है। अब चाहे वो बंगाली माल हो, यूपी की माल हो, चाहे जो भी हो, आपको क्या ये शब्द अच्छा लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट को आपने चुन लिया है जो ऐसे औरतों के बारे में बोल रहा है? मगर इनको हमारे टीएमसी कैंडिडेट के बारे में पता है, पर इनको बृजभूषण के बारे में नहीं पता, इनको और ऐसे भाजपा के कैंडिडेट, सिटिंग कैंडिडेट के बारे में नहीं पता कि 58% इनके ऊपर अक्यूज के चार्जेस लगे हुए। मगर हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, वही है ना, तू ब्रुते, मतलब माय नोबल फ्रेंड, तो यही बात है कि इनको पता ही नहीं है, ये अभी भी वहां से शायद गुमशुदा है, तौसीफ, नेताओं पर जो आरोप है ना वो अलग मसला है, लेकिन ये बाहरी वाले एंगल पर तो जरा बोलिए। कम से कम ये कहना तो अब आप बंद कर देंगे ना कि अमित शाह और मोदी बाहरी हैं। नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने शुरुआत किया और आज वही बात है, अगर हम करते हैं तो वो जघन्य अपराध हो जाता है और जब आप करते हैं तो वो डेमोक्रेसी हो जाता है। तो हमने क्या गलत किया? हम तो बार बार कहते हैं इंडिया अलायंस में भी तब इसी वक्त गए थे कि हमें इंडिया अलायंस मतलब इंडिया को साथ में लाना। अब कांग्रेस अगर आए नहीं आए, अगर नहीं आए तो गुजरात तो साथ आए। अरे बहुत बढ़िया, हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हर्षवर्धन जी बोलिए। क्या हो गया इसमें? देखिए मानक जी, सबसे पहले तो ये तौसीफुर रहमान जी कहां की बात कहां पकड़ के ले जाते हैं।
जिस विषय पर चर्चा न हो, जब प्रवक्ता वो बोलने लगता है तो संकट में वो दिखता है, उसके पास तथ्य तर्क की कमी होती है। जब आप कहते हैं कि पवन सिंह पर जो टिप्पणी है वो मेरी देख लीजिएगा, लेकिन अब दोहरा देता हूं। पवन सिंह के आप जब भोजपुरी गानों की बात करते हैं तो किसी के अब मैं बोल लूं, जब पवन सिंह के गानों की बात करते हैं तो पवन सिंह का एक अपना स्टारडम है, एक वो भोजपुरी कलाकार है, और भोजपुरी गानों में, वीडियो में, एल्बम में जिस तरह की अश्लीलता है उस पर अलग से चर्चा की जानी चाहिए। वो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, वो स्त्री को लक्षित करके अलग अलग इलाके को लेकर अलग अलग तरह के गाने हैं। लेकिन ऐसे तो शत्रुघ्न सिन्हा वो दुष्कर्म करते नजर आते थे, कोशिश करते थे दुष्कर्म करने की फिल्म में। वन बाय वन, एक सेकंड थोड़ा तो तर्क तथ्य रखिए, दोनों का फिल्मी चरित्र और रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों का फर्क करिए। हाँ, जब आप कहेंगे कि ये जो भोजपुरी उद्योग है या फिल्म उद्योग है इसमें बेहतरी होनी चाहिए, तो सिर्फ 10 सेकंड छोटा सा जवाब, उसके बाद आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, ये हर्षवर्धन जी को सूट करता है दैट ही इज प्रमोटिंग भोजपुरी फिल्म। आपको प्रमोट करना, भोजपुरी फिल्म प्रमोट करिए। हमारी माँ बहनों के अगर आंख लगाइए, आंख निकाल देगी। अच्छा ठीक है, ओके शहजाद, उसके बाद अब दुबे क्या कह रहे थे शहजाद?